हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार एजुकेशन। देखिए, आज हम एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर करेंगे। 6th क्लास की एनसीईआरटी है ये इतिहास की। इससे पहले हम 2 चैप्टर कर चुके हैं। उसमें हमने देखा था कि आदि मानव जो था, आरंभिक मानव, सबसे आरंभिक मानव कहाँ रहता था? नर्मदा नदी घाटी में रहता था। वो अपना जीवन यापन कैसे करता था? वो जंगलों से कंदमूल फल खाता था, शिकार करता था, पत्थरों के औजार बनाता था। फिर धीरे धीरे जब मध्य पाषाण काल आया तो उसने अपने हथियार छोटे कर दिए थे और उसमें बसने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी। बसने की प्रक्रिया किसे कहते हैं? जब उसने जानवरों को पालतू बनाना सीखा, उसने कृषि करना सीखा, उसको बसने की प्रक्रिया कहा गया। धीरे धीरे वो, देखिए, खेती जब वो करने लगा तो खेती को पकने में, जब उसकी फसल पकती है उसमें समय लगता है, तो वो धीरे धीरे एक जगह रहने लगा, उसको उसका स्थायी जीवन स्टार्ट हो गया था। तो देखिए, उस समय के काल को पाषाण काल कहा जाता था क्योंकि वो पत्थरों का, उस समय पत्थर बहुत उपयोगी थे शिकार करने में। वो जो हथियार बनाता था, तो हथियार भी पत्थर के बनाता था। उसके बाद गुफा बनाता था, तो उसको पाषाण काल कहा जाता था। पाषाण काल कहा जाता था। पाषाण मीन्स पत्थर ही होता है, पत्थरों का काल। उस पाषाण काल को हमने 3 भागों में बांटा था: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। 3 भागों में बांटा था। पूरा पाषाण काल से आते आते हमने देखा कि नव पाषाण काल में उसने काफ़ी विकास कर लिया था, स्थायी जीवन जीना स्टार्ट कर दिया था उसने। वो मांस को, क्योंकि आग का आविष्कार हो गया था, मांस को भूनकर खाने लगा था, मछलियों को खाने लगा था और वो अनाज को पकाकर खाने लगा था। तो अब हम देखेंगे, देखिए, हड़प्पा सभ्यता की कहानी देखेंगे आज हम थर्ड चैप्टर में। हड़प्पा सभ्यता की कहानी है ये और बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। देखिए, आप ध्यान से इसको पढ़ना। शुरू करते हैं हम। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थीं, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। देखिए, क्या मिला था? हड़प्पा स्थल। और कहाँ पर है ये? पाकिस्तान में है, आधुनिक। पहले तो पाकिस्तान इंडिया एक ही था, तो इंडिया में ही मिला था ये। जब इंडिया का विभाजन हुआ, हमारे भारत का विभाजन हुआ पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, तो आधा जो पंजाब था वो पाकिस्तान में चला गया था, वहीं पर है ये। नेक्स्ट, उन्होंने सोचा कि ये एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। ये सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाईं। इससे कई इमारतें पूरी तरीके से नष्ट हो गईं। देखिए, जब उनको ये स्थल मिला तो उन्होंने सोचा कि यहाँ से बहुत सारी अच्छी ईंटें मिल सकती हैं, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछा दी और वहाँ की कई सारी इमारतें नष्ट हो गईं। नेक्स्ट देखते हैं, पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 1853 में चलाई गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। देखिए, हड़प्पा जो सभ्यता थी उसकी खोज, जो हड़प्पा स्थल था उसकी खोज जो हुई थी 1921 में ढूंढ लिया था इसको दयाराम साहनी ने। आगे देखते हैं, पता चला कि ये खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरा स्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। देखिए, जो इस शहर मिले थे, हड़प्पा सभ्यता के शहर मिले थे, ये 4700 साल पहले के बने हुए थे और ये आज भी इनकी ईंटें ऐसे ही सुरक्षित थीं। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से पकी हुई ईंटें होंगी ये। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए, सबसे पहले हड़प्पा स्थल को खोजा गया था, तो इसके बाद जो भी शहर वहाँ पे मिले थे सभी को हम एक रूप से हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ये क्वेश्चन देखिए पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता उसको क्यों कहते हैं? तो वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा स्थल को खोजा गया था, इसलिए उसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। नेक्स्ट देखते हैं, इन नगरों की विशेषता क्या थी? इन नगरों में से कई को 2 और उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। पश्चिमी
भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन ये निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है। देखिए जो स्थल होते थे, जो शहर होते थे, वो दो भागों में विभाजित होते थे। एक था पूर्वी भाग और एक था पश्चिमी भाग। तो जो पश्चिमी भाग होता था थोड़ा ऊंचाई पर बना होता था, तो इसको पुरातत्वविदों ने नगरीय दुर्ग कहा है, नगर दुर्ग कहा है। और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। ये जो निचला हिस्सा होता था इसको निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पकी ईंटों से बनाई जाती थीं। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थीं कि हजारों साल बाद आज तक इनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे दीवारें खूब मजबूत रहें। देखिए आज 4700 वर्ष बाद भी वो ईंटें ऐसे ही खड़ी मिली हैं। नेक्स्ट देखते हैं। कुछ नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थीं। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में एक खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। देखिए मोहनजोदड़ो से एक महान स्नानागार मिला था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि महान स्नानागार कहाँ पर मिला था, तो वो मोहनजोदड़ो में मिला था। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थीं और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। नेक्स्ट देखते हैं। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान करते थे। देखिए जो स्नानागार मिला था वहाँ पे शायद कोई विशिष्ट नागरिक होते थे जो विशेष अवसरों पर स्नान करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। देखिए ये मैप दिया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी आ रही है और इसी के किनारे ये सिंधु घाटी की सभ्यता भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे बसी थी। ये देखिए ये है मोहनजोदड़ो जो सिंधु नदी के दाएं तट पर था। और देखिए ये है हड़प्पा जो सबसे पहले इसकी खुदाई की गई थी। ये रावी नदी के तट पर था। देखिए ये रावी नदी जा रही है इसके ऊपर, इसी के किनारे था ये। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए लोथल की लोकेशन देख लीजिए। लोथल के बारे में इसमें आगे दिया है। लोथल है ये, देखिए ये ऐसे बना है, ये पूरा गुजरात है, ये गुजरात है इतना, ये यहाँ पर लोथल है। आप देखेंगे ये कच्छ की खाड़ी है, यहाँ पर एक शहर है कच्छ, ये कच्छ की खाड़ी कहते हैं इसको, और इसको खंबात की खाड़ी कहते हैं। तो ये खंबात की खाड़ी के किनारे पर बसा था लोथल। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए महान स्नानागार है, आप देख सकते हैं मोहनजोदड़ो में जो महान स्नानागार मिला था वो है ये। देखिए यहाँ से सीढ़ियाँ जा रही हैं और यहाँ से सीढ़ियाँ जा रही हैं उतरने के लिए। इसमें पानी भरा होता था और यहाँ पे विशेष नागरिक स्नान किया करते थे। नेक्स्ट देखते हैं। आपने मोहनजोदड़ो मूवी भी देखी होगी, उसमें भी ये सब दिया है। नेक्स्ट देखते हैं। भवन, नाले और सड़कें। इसके भवन, नाले और सड़कें कैसी होती थीं? इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घर में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे, इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। देखिए जो नाले होते थे, पानी की निकासी के लिए जो नाले बने होते थे वो एक सीधी लाइन में होते थे। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेनहोल बनाए गए थे जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। देखिए घर, नाले और सड़कें, ये तीनों चीज़ों का पहले मैप तैयार करते थे।
उसके बाद ये तीनों चीज़ों को एक योजनाबद्ध तरीके से बनाया करते थे। देखिए जो सभ्यता थी ये एक ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। ग्रिड पद्धति क्या होता है? देखिए जो ये सड़कें थीं वो एकदम समकोण पर बनी थीं, 90 डिग्री के एंगल पर बनी होती थीं ये, और बहुत ही अच्छी पद्धति से इन्होंने इस सभ्यता को बसाया था। जो आजकल नोएडा बसा है उस तरीके से आप सोच सकते हैं कि तब लोग कितने टैलेंटेड हुआ करते थे और किस तरीके से इन्होंने ये सभ्यता बसाई थी। नेक्स्ट देखते हैं, नगरीय जीवन। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। ये भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसे कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हैं। देखिए लिपिक किसे कहते हैं? जो मोहरों पर लिखता है या अन्य चीज़ों पर भी लिखता है। देखिए ये देख सकते हैं आप, ये एक नाला है, ये नालियाँ बनाई गई हैं यहाँ पर जो एक सीधी रेखा में है। ऊपर देखिए ये क्या है? ये देखिए ईंटों की चिनाई करते हुए किसी को दिखाया गया है। ये भी देख सकते हैं आप। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए एक कुएं का चित्र है जो उस समय आज भी मिला है। इसके बाद देखते हैं, इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। देखिए मिट्टी से बने, जो पकी मिट्टी होती है उससे बने हुए खिलौने भी मिले हैं और लोग दूर दूर भी जाया करते थे। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ये एक उस समय की मोहर है, ये मोहर मिली है और ये जिससे बच्चे खेलते थे वो खिलौने मिले हैं। हाथी घोड़े टाइप के खिलौने हैं ये। आपने मोहनजोदड़ो मूवी देखी होगी, उसमें भी इस तरीके की एक मोहर दिखाई गई है जिस पे एक सींग वाले गेंडे का चित्र है और ये कुछ लिखा गया है। उस समय की लिपि है ये। देखिए ये लिपि आज तक नहीं पढ़ी गई है कि ये क्या लिखा गया है। किसी भी विद्वान से ये आज तक नहीं पढ़ी गई है। नेक्स्ट देखते हैं, नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थीं। तांबे और कांसे और से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक हैं। देखिए यहाँ पे जो चीज़ें मिली हैं उनमें सबसे आकर्षित कौन सी चीज़ें हैं? सबसे अट्रैक्टिव देखिए ये एक बाट मिले हैं यहाँ पे, तो चाकोर बाट हुआ करते थे ये। उसके बाद देखते हैं नीचे कुछ मनके मिले हैं। मनके मीन्स होता है मोती, तो मोती से बनी हुई ये चीज़ें मिली हैं जो शायद महिलाएं पहनती हों, महिलाएं या पुरुष भी पहनते होंगे। ये कान की बालियां हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये फलक मिले हैं। देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिले हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस समय की जो मोहरें होती थीं वो किस टाइप की होती थीं? वो आयताकार होती थीं। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और उन मोहरों पर किसके चित्र मिले हैं? ज़्यादातर जानवरों के चित्र मिले हैं। इनमें से जो ज़्यादातर वो जो जानवर है वो एक सींग वाला गैंडे का चित्र है। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए एक ये मूर्ति मिली है उन लोगों के द्वारा बनाई हुई। इसमें देखिए किस तरीके से इन्होंने इस पत्थर की मूर्ति पर नक्काशी की है।
किस तरीके से इसको बनाया है। नेक्स्ट देखते हैं। संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। देखिए मेहरगढ़ वही जगह है ये जहाँ सबसे पहले खेती की गई थी और वहीं कपास की खेती भी हुई थी। कब? 7,000 साल पहले। कहाँ पड़ता है ये मेहरगढ़? ये पाकिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष चांदी के एक फूलदान से ढके ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी तथा फेयंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। देखिए जो मोहनजोदड़ो है वहाँ से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष भी मिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञ ने किया है। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि। पृष्ठ 28 पर चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा। देखिए अभी हमने जो मूर्ति देखी थी उसी के बारे में है ये। मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है, उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। ये किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। देखिए ये किसी विशेषज्ञ ने ही बनाई होगी मूर्ति इतने अच्छे से। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें ये पता नहीं कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षित हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। हमें देखिए इसका ज्ञान नहीं हुआ है अभी कि महिलाएं ही करती थीं ये या पुरुष ही करते थे। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे, तो इसलिए हम शायद कह सकते हैं। देखिए फेयंस क्या है, ये क्वेश्चन देखिए बन सकता है सीटेट में कि फेयंस क्या होता था। तो ये बालू में गोंद मिलाकर वस्तुएं बनाई जाती थीं, इसी को फेयंस कहते हैं। जैसे मन के बनाए जाते थे, चूड़ियाँ और बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। देखिए ये दिया है फेयंस के बारे में, ये दिया है सब। फेयंस क्या होता था? कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थीं। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्की समुद्री होते थे। फेयंस से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। नेक्स्ट देखते हैं। कच्चे माल की खोज में। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं। इसके बाद जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। देखिए कपास को कच्चा माल कहा गया है, इसके बाद इससे कताई बुनाई करके इससे कपड़ा तैयार किया जाता है। बाद में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थीं। देखिए हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थीं, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। आयात मतलब वो इम्पोर्ट करते थे, मंगवाते थे, बाहर से चीज़ें मंगवाते थे, उनकी फिर चीज़ें बनाते थे। नेक्स्ट देखते हैं। कच्चा माल मंगवाते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः राजस्थान से करते थे। देखिए राजस्थान में एक राजस्थान में क्या पाया जाता है? राजस्थान में तांबा पाया जाता है भरपूर मात्रा में। खेतड़ी एक जगह है जहाँ पर तांबे का भंडार है। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि कांसा जो है, कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली टिन का आयात ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि टिन कहाँ से आयात किया जाता था, तो वो ईरान और अफ़गानिस्तान से। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कांसा किस किस धातु को मिलाकर बनाया जाता है, तो ये तांबा और टिन। देखिए हम ऐसे याद रख सकते हैं इसको। कांसे को क्या कहते हैं? ब्रॉन्ज, तो ब्रॉ। फिर तांबे को बोलते हैं हम कॉपर, और टिन मिलाकर इसमें, तो हम ऐसे याद रख सकते हैं हम ब्रो क्यूट है। ये एक ट्रिक मान सकते हैं। देखिए ब्रो से यहाँ देखते हैं हम ब्रॉन्ज
में क्या क्या मिलाया जाता है? कॉपर प्लस टिन, तो ये हो जाएगा क्यूट। इससे आप याद रख सकते हैं सिर्फ। नेक्स्ट देखते हैं, सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक, सोने का आयात कहाँ से होता था? कर्नाटक से। बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात से, ईरान से और अफगानिस्तान से किया जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बहुमूल्य पत्थर का आयात कहाँ से किया जाता था? गुजरात से। और ईरान अफगानिस्तान से भी किया जाता था। सोने का आयात कहाँ से किया जाता था? कर्नाटक से। नेक्स्ट देखते हैं, नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहा करते थे। वे अनाज उगाते थे, जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। देखिए हल का प्रयोग यहीं हुआ है हड़प्पा सभ्यता में। इससे पहले लोग हल से परिचित नहीं थे। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। देखिए जो खिलौने मिले हैं उसी से अनुमान लगाया गया है। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया होगा और ज़रूरत पड़ने पर उनसे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। नेक्स्ट देखते हैं, गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। देखिए सूक्ष्म निरीक्षण से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है सीटेट में, इसको ध्यान से पढ़िएगा। कच्छ के इलाके में खदिर बेत के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था। देखिए कच्छ कहाँ है? गुजरात में है। वहीं धोलावीरा भी था। धोलावीरा नगर था एक, जहाँ पर साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे। यहाँ पे जो नगर होते थे वो दो भागों में विभक्त होते थे ज़्यादातर, लेकिन जो ये धोलावीरा था ये 3 भागों में विभक्त था क्योंकि ये काफ़ी बड़ा था। वहीं धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर के ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थीं। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था, कि खुला मैदान था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। ये एक अनोखा अवशेष है। देखिए यहाँ जो अवशेष मिला है ये एक अनोखा अवशेष है। यहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदाया गया था और जिसको लकड़ी में जड़ा गया था, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे लोथल नगर। देखिए लोथल और ये धोलावीरा ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट हैं। नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। कहाँ से मिलता था कच्चा माल? लोथल से। यहाँ पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरें और मुद्रांकन या मोहरबंदी मिले हैं। मोहरबंदी मतलब गीली मिट्टी पर दबाने से उनकी छाप। देखिए एक लोथल में बंदरगाह मिला है। ये देखिए देख सकते हैं आप, ये बंदरगाह था, लोथल में मिला है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बंदरगाह, हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कहाँ था, किसे कहा जाता है? तो वो लोथल को कहा जाता है। और यहाँ पे एक मन के बनाने का कारखाना भी मिला था लोथल में ही। नेक्स्ट देखते हैं, यह देखिए यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मन के बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मन के बनाने वाले उपकरण और तैयार मन के भी यहाँ मिले हैं। इसी से अंदाज़ा लगाया गया है कि यहाँ पे मन के बनाने का काम होता था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मन के बनाने का कारखाना कहाँ पर मिला है? तो वो लोथल में मिला है। देखिए जहाँ मैं बोलती हूँ ये इम्पोर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन बन सकता है।
तो आप उसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं मुद्रा या मोहर और मुद्रांकन या मोहरबंदी। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। देखिए, जो मोहरों का प्रयोग कहाँ होता था, जैसे कोई चीज़ किसी डब्बे में बंद करके भेज रहे हैं हम, उसको सील करके मोहर लगा दी जाती थी वहाँ पे। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते हैं। अगर ये छाप टूटी नहीं होती थी तो ये साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। नेक्स्ट देखते हैं सभ्यता का अंत। देखिए, इतनी बड़ी सभ्यता और उसका अंत कैसे हो गया, इसमें देखिए विशेषज्ञ जो हैं उनमें भी अभी उनको भी नहीं पता है। सबने अपने अपने अनुमान बताए हैं कि ऐसे हुआ होगा, वैसे हुआ होगा। पढ़ लेते हैं हम। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मोहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ, कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थीं, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों ने चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से ये स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। देखिए, ये सब सोच के हैरान है कि इतनी बड़ी सभ्यता का अंत एक साथ कैसे हुआ। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया हो। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थीं। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, विद्वानों का कहना है, कुछ विद्वानों का कुछ कहना है, कोई कुछ का कुछ कहना है, लेकिन ज़्यादातर जो मानते हैं तो वो यही मानते हैं कि शायद बाढ़ आई होगी, उस तरीके से इसका विनाश हुआ होगा। देखिए, ये अनियंत्रित दिया है, इसको ही पढ़ लेते हैं। अपने एटलस में मिस्र ढूंढो। नील नदी के आसपास वाले इलाके को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। देखिए, जो अनियंत्रित दिया है ये इसलिए दिया होता है कि जो इस समय हड़प्पा सभ्यता में हो रहा था, उस समय 4700 साल पहले, तो दूसरी जगह क्या हो रहा था, तो ये मिस्र के बारे में दिया है कि मिस्र में 5000 साल पहले की बात दे रखी है इसमें, ये कि मिस्र में ऐसा होता था। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। देखिए, पिरामिड जो है ये किसकी विशेषता है, ये मिस्र की विशेषता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जीके में। ये राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को ममी कहा जाता था। देखिए, जो ये पिरामिड दिख रहे हैं आपको, ये बहुत बड़े बड़े पिरामिड थे और इनके अंदर जो राजा महाराजा मर जाते थे, इनके अंदर उनको दफना दिया जाता था, जिसको ममी कहा जाता था। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थीं। इसमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल थे। देखिए, राजाओं के साथ उनकी सारी उपयोगी वस्तुओं को भी इनके साथ ही दफना दिया जाता था। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। देखिए, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा धन दौलत यहीं पर खर्च किया जाता था किसी को दफनाने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए, मिलान कीजिए है ये, तो इसको हम मिलान कर लेते हैं। देखिए, तांबा जो था कहाँ से लाया जाता था, राजस्थान से।
राजस्थान में खेतड़ी जगह है वो बहुत प्रसिद्ध है तांबे के लिए। सोना कहाँ से लाया जाता था? कर्नाटक से। टिन अफ़गानिस्तान से मंगाते थे। बहुमूल्य पत्थर गुजरात से मंगाते थे। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इम्पोर्टेंट तिथियां देख लेते हैं हम। मेहरगढ़ में कपास की खेती कब से स्टार्ट हुई? 7000 साल पहले से लगभग। नगरों का आरंभ कब से स्टार्ट हुआ? 4700 साल पहले से। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत कब से हुई? 3900 साल पहले से। अन्य नगरों का विकास जो इसके बाद आएंगे उनका जो विकास हुआ वो 2500 साल पहले से हुआ। आज इतना ही करेंगे हम, ये चैप्टर समाप्त हो गया है। अगर आपको कुछ समझ आया हो ये तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगली क्लास हम जल्द